Hello students, welcome back to your favorite YouTube channel गुरु भाई powered by Sigma Classes। तो बच्चों रेडी हो आज की क्लास के लिए? गुड। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को। 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। 12th क्लास में वापस से इसको इसी तरह से रिपीट किया जाता है। दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। 10th बोर्ड के हिसाब से, 12th बोर्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ इसकी शुरुआत करेंगे और एंड में इसको जिस मैक्सिमम लेवल तक हम इस क्लास के हिसाब से पहुंचा सकते हैं, डेफिनेटली विल रीच ओवर देयर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट के साथ। लाइट की हम स्टार्टिंग को समझते हैं कि लाइट जो वर्ड है वो कैसे आया। एक नई टर्मिनोलॉजी को समझिए, देखिए ध्यान से। दैट इज फोटॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? फोटॉन्स। PHOTONS, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स होते हैं। आई रिपीट, फोटॉन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स। तो हम इसको एक काम करते हैं, डिफाइन भी कर देते हैं साथ में। आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी इसको नोट डाउन भी जरूर करिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स मिलने वाले वो इस चीज के नहीं होंगे कि आपने साल भर क्या पढ़ा। मार्क्स इस चीज के होंगे कि आपने उस 3 घंटे में बैठ के क्या लिखा, किस तरह से लिखा। सो प्रेजेंटेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटॉन्स क्या होते हैं? सो दे आर द एनर्जी बंडल्स। छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स होते हैं जिसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? फोटॉन्स। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि फोटॉन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं लाइट की, कि लाइट क्या होती है। आपको अगर याद हो तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर सिंपली सिर्फ रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स एक के पीछे एक चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उस मोशन को हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है, लेकिन अगर वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दे कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर्टिकुलर फ्लो को हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक उसी तरह से अगर कोई इस तरह से एनर्जी बंडल रखा हुआ है तो हम उसे सिर्फ फोटॉन्स कहते हैं, लेकिन अगर फोटॉन्स कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे तो हम उसे लाइट कहते हैं। तो हाउ डू वी डिफाइन लाइट? अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम of photons constitutes light। मतलब एक के पीछे एक जब फोटॉन्स चलना स्टार्ट कर देंगे तो हम उसे स्पेसिफिकली क्या कहेंगे बच्चों? लाइट। याद रहे, वापस से फ्लैशबैक में पूरा समझ लेते हैं। फोटॉन्स क्या है? एनर्जी बंडल्स। और यह एनर्जी बंडल्स जब एक के पीछे एक चलना स्टार्ट कर देंगे तो उस कंटिन्यूअस फ्लो को, उस सिक्वेंशियल ऑर्डर को हम क्या नाम दे देंगे? लाइट। एक नई टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को उनकी समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट की। रे ऑफ लाइट क्या होती है? अगर आपने प्रैक्टिकली जैसे किसी बल्ब की तरफ देखा हो तो बल्ब की तरफ आप देखते हो तो आपको उजाला दिखता है, सिर्फ रोशनी दिखती है। ठीक है, उस वक्त आपको छोटी छोटी किरणें नहीं दिखती हैं। अगर आप कभी भी कोई बहुत नैरो से होल के थ्रू देखेंगे, मान लीजिए अगर आप हाथ को ऐसे करते हैं तो फिंगर्स के बीच में यहाँ पर एक बहुत नैरो सी गैप होती है। इसके थ्रू अगर आप बल्ब को देखेंगे तो आपको ऐसी छोटी छोटी पतली पतली सी ऐसी बारीक सी किरणें देखने को मिलेगी। उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? रे। ठीक है, तो याद रहे वो जितनी ज्यादा नैरो होगी वो बेटर रे कहलाएगी। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ नैरो स्ट्रीम ऑफ रेडिएशंस। अ नैरो स्ट्रीम ऑफ रेडिएशंस। कौन सा रेडिएशन है बेटा? ये ऑब्वियसली लाइट की बात चल रही है। इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। उसको क्या बोलेंगे बेटा? रे ऑफ
लाइट, वो बेसिकली कहलाएगी रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वो जितनी ज्यादा पतली सी होगी, बारीक सी होगी, नैरो होगी, वो उतनी ही बेहतर रे ऑफ लाइट कहलाएगी। रे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम आगे जाके काफी सारे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां काम आता है वो देखेंगे। हम बात करते हैं कितनी टाइप की रेज होती हैं। दो अलग अलग टाइप की रेज हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना होती है। एक होती है आपकी मार्जिनल रे। कौन सी रे बेटा? मार्जिनल रे। और दूसरी क्या होती है बेटा? पेरेक्सियल रे। कौन सी? पेरेक्सियल रे। तो एक कौन सी होती है बेटा? मार्जिनल रे, और एक होती है पेरेक्सियल रे। डिफाइन कैसे करेंगे उसको भी बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत 8th क्लास का या फिर 10th क्लास में आपको थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, लेंस को लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, रे ऑफ लाइट आती तो हमेशा हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, और रे डायग्राम के थ्रू हम लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। इमेजिन करिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी, आ रही है, ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहां पर ले लिया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली और एक रे ऐसी मैंने बनाई। इस वक्त ये जो रे आई है, ये रे डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। यह एंगल की जो वैल्यू होगी, इस एंगल की जो वैल्यू होगी, वो यह डिफाइन करती है कि जो रे आई है वो मार्जिनल रे होगी कि पेरेक्सियल रे होगी। आई रिपीट, ये एंगल की वैल्यू यह डिसाइड करती है कि ये जो रे आई है ये मार्जिनल रे कहलाएगी कि पेरेक्सियल रे कहलाएगी। हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक बड़ा एंगल बनाती है तो वो आपकी मार्जिनल रे होगी, और अगर वही रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक छोटा एंगल बनाती है तो वो पेरेक्सियल रे होगी। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम यह बोल सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट, दैट इज if the ray of light makes bigger angle with प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर बड़ा एंगल बना रही है तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? मार्जिनल रे। और ठीक उसी तरह से स्मॉलर एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस अगर होता है तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी पेरेक्सियल रे। एक इंपॉर्टेंट सी चीज ये होती है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर बड़ा एंगल किसको बोलते हैं, छोटा एंगल किसको बोलते हैं? डेफिनेटली कुछ वैल्यू होगी जो यह डिफाइन करेगी वेदर द एंगल इज स्मॉल और लार्ज। तो याद रखना, हम उस एंगल को बोलते हैं 10 डिग्री। दैट इज इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री इट इज पेरेक्सियल रे, और लेट्स से इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अगर 10 डिग्री होता है तो वो पेरेक्सियल रे रहेगी, और 10 डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो हम उसे मार्जिनल रे कहेंगे। आप हमेशा इस चीज को याद रखना, जितनी भी चीजें हम इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं, भले वो मिरर फॉर्मूला हो, लेंस फॉर्मूला हो, रे डायग्राम्स हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सब यह मान के बनाए जाएंगे कि हम डील कर रहे हैं पेरेक्सियल रेस के साथ, ना कि मार्जिनल रेस के साथ। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया फोटोन क्या होता है, हमने देख लिया लाइट क्या होती है, हमने देख लिया रे क्या होती है। चलिए अब बीम ऑफ लाइट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट को आपने समझा कि एक नैरो रेडिएशन होना चाहिए, ठीक उसी तरह से बीम ऑफ लाइट को समझाया जा सकता है। बीम ऑफ लाइट बहुत सिंपल है। बीम ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? बीम ऑफ लाइट का मतलब यह होता है कि आप क्या करिए, आप यह समझिए इस चीज को कि अगर एक रे, सिंगल अगर पार्ट आता है तो दैट इज रे। दो या दो से ज्यादा रेज होंगी तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। दैट इज कलेक्शन ऑफ टू और more rays of light is called as
बीम ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखा है, आप उसको पूरा लिखिएगा डेफिनेटली। कलेक्शन ऑफ टू और मोर रेज, दो या दो से ज्यादा रेज अगर होती हैं तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाएगी? बीम ऑफ लाइट। अब टाइप्स ऑफ बीम समझ लेते हैं। तीन अलग अलग टाइप की बीम ऑफ लाइट होती है। पहली जो होती है दैट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है? कन्वर्जिंग बीम। तीसरी डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे, डाइवर्जिंग। रेस के टर्म्स में समझाया जा सकता है। देखिए, एज द नेम सजेस्ट काफी ज्यादा सिंपल है। मैं बिल्कुल बेसिक तौर पर आपको बताता हूं। हमें यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रेज लेनी है, मैं सिर्फ दो ही रे ले रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अगर रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल है तो ये जो कलेक्शन होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आई रिपीट, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या कहलाएंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आई रिपीट, मान लीजिए प्रोपोगेशन इस तरह से हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज आपकी डाइवर्जिंग बीम। और अगर वो एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट कर दे तो वो कन्वर्ज होंगी, दैट वुड बी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तीनों को एक बार समझ लेते हैं। अगर वो एक दूसरे से पैरेलल जा रही हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है मतलब वो कन्वर्ज हो रही हैं तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और अगर एक दूसरे से इस तरह से दूर जा रही है दैट इज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हमेशा इस पॉइंट को नोट कर लेना, याद रखना, रियल ऑब्जेक्ट्स, आई रिपीट, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस करता है। कौन सी? डाइवर्जिंग रेज। आई रिपीट, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, मतलब एक दूसरे से दूर जाती हुई। क्या कभी भी डाइवर्जिंग रेज एक दूसरे से मिलेगी? देखिए इसको, कई बच्चों का आंसर होता है नहीं, डेफिनेटली मिलेगी। कहां? पीछे की ओर। और याद रहे, जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक रियल ऑब्जेक्ट हूं, तो मुझसे रेज ऑफ लाइट कैसे जा रही होगी? इस तरह से डाइवर्जिंग, बाहर की ओर। बाहर की ओर जा रही होंगी तो वो मिलेगी कहां? डेफिनेटली पीछे की ओर। और जिस पॉइंट पे वो मिलेगी वो बेसिकली क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। कौन सा? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस करेगा। इसका उल्टा क्या बोलेंगे कि डाइवर्जिंग रेज जहां मिलेंगी दैट वुड बी कॉल्ड एज रियल ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? फोटोन क्या होता है, लाइट क्या होती है, रे क्या होती है, रे के टाइप्स क्या होते हैं, बीम क्या होती है और बीम के टाइप्स क्या होते हैं। तीन टाइप की बीम हमने समझी, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, आगे की तरफ मूव ऑन करें, फटाफट से इसको समझो। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज लॉज ऑफ लाइट। आई रिपीट, लॉज ऑफ लाइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पिछली क्लासेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। पहली बार ऐसा वर्ड एक सुनने को मिल रहा है दैट इज लॉज ऑफ लाइट। इसे लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, जो कि बेसिकली लाइट एक्चुअली ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, तो लॉज ऑफ ऑप्टिक्स के फॉर्म में भी बोला जाता है। हम इसे लॉज ऑफ लाइट यहां पर कह रहे हैं। एक एक करके समझ लेते हैं सारे लॉज को। पहला क्या है? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। एक एक करके समझते भी जाते हैं साथ में। देखिए, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आई रिपीट, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये लॉ हमें क्या समझाता है? बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस के हिसाब से नाम, उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमें समझना है। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब जो लाइट होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी बशर्ते उसका मीडियम चेंज ना हो। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं पूरा एक साथ
कि अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है या अगर मैं किसी भी एक मीडियम की बात करूं तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। यहां पर रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, दैट इज मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख भी देता हूं, लाइट इन अ मीडियम will travel in straight लाइन। लाइट कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। दूसरा बेसिकली क्या हो सकता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। डेफिनेटली आपने ऐसा रियल लाइफ में कई बार देखा भी होगा। मैं आपको समझाता हूं क्या है बेटा, समझो कि इमेजिन करो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मेरी साइड वाली वॉल पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली उस प्लेन मिरर के थ्रू मैं उस तरफ वाले किसी इंसान को देख सकता हूं। ट्राई टू इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं और प्लेन मिरर यहां है, तो डेफिनेटली इस प्लेन मिरर के थ्रू मैं इस तरफ के किसी इंसान को ऐसा देख सकता हूं। सही बात है। तो आई रिपीट, अगर मैं एक पर्टिकुलर लेट्स से आई एम हियर एट ए, ऑब्जेक्ट इज एट बी, ए पर खड़ा होकर मुझे अगर बी दिख रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली बी को भी उसी पाथ के थ्रू, उसी मिरर के थ्रू मैं दिखाई डेफिनेटली दे रहा होऊंगा। लेकिन अगर बी अपनी पोजीशन चेंज करके कहीं और चले जाता है, वो इस मिरर के थ्रू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं भी उस मिरर के थ्रू उसे दिखाई नहीं दूंगा। आई रिपीट, अगर वो मिरर के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं भी उस मिरर के थ्रू उसे दिखाई दूंगा, और अगर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं भी उसे दिखाई नहीं दूंगा। मतलब रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस जा भी सकती है। आई रिपीट, रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वो वापस जा भी सकती है। दैट मीन्स इट कैन रीट्रेस इट्स ओन पाथ। रे ऑफ लाइट क्या कर सकती है? अपने खुद के पाथ को रीट्रेस कर सकती है। दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो लिख लें, अ रे ऑफ लाइट कैन रीट्रेस इट्स ओन पाथ। वो अपने खुद के रास्ते को पूरी तरह से रिट्रेस आउट कर सकती है। दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इतना फटाफट से नोट डाउन करो।